इसमें भाजपा को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिली है। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े यानी कि 272 से दूर है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 292 सीटें मिली है, वह इंडिया ब्लॉक को 232 सीटें मिली है। तो 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं 29 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। डीएमके की बात की जाए तो डीएमके को 22 सीटें मिली है, टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटें हासिल हुई है। शिवसेना उद्धव गुट को 9, एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें, शिवसेना को 7 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली हैं। तो देखिए, 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। बीते दिन सुबह से रुझानों की शुरुआत हुई और जिस तरीके से दिख भी रहा था कि एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए थी और शाम तक तस्वीर भी साफ हुई। एनडीए को देखिए सीटें मिली है, सरकार बनाने की कवायद जो है एनडीए की तरफ से शुरू कर दी गई है और अलग अलग जगह के आंकड़े भी हमने आपको बताए। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खास तौर पर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, जैसा कि दावा भी बीजेपी कर रही थी कि 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। वही छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, तुलना की जाए तो यहां पर 1 सीट और बीजेपी की बढ़ी है। इधर 2024 के चुनाव नतीजों से साफ है कि देश में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ये हैट्रिक होगी, लेकिन इस हैट्रिक में गठबंधन का सवाल थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि अब की बार 400 पार बिल्कुल नहीं है, बल्कि एनडीए का आंकड़ा 300 से भी कुछ कम पर ठहर गया है। और पहली बार ऐसा होगा पिछले 10 सालों में बीजेपी को बगैर बहुमत के सरकार बनानी पड़ेगी। न अपनी 370 सीटें, न सहयोगियों के साथ 400 पार। लेकिन तीसरी बार भी मोदी सरकार। – 2024 के चुनावी नतीजों ने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार शिखर पर पहुंचाया है, लेकिन हाथ कुछ बांध दिए हैं। बीजेपी लगातार 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत लाने के बाद इस बार कुछ पीछे रह गई है। मनोज जोहार। मगर एनडीए के पास बहुमत है और असंदिग्ध तौर पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लगातार तीसरा चुनाव देखते हुए ये कामयाबी छोटी नहीं है, लेकिन अभी से ही बीजेपी को अपने सहयोगियों को जोड़े रखने की कवायद शुरू करनी पड़ी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की और अमित शाह ने चिराग पासवान से बात की। उन्होंने बाकी सहयोगियों से भी संपर्क किया। ये चुनाव बिल्कुल तीसरी बार की इनकम्बेंसी का होने के कारण एक कठिन चुनाव था। उसके बावजूद ऐसा स्पष्ट जनादेश, क्लियर मैंडेट कि हम सरकार की कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम पॉलिसीज की कंटिन्यूटी चाहते हैं, ये एक बड़ा मैसेज है।
बहरहाल इन चुनावों के कुछ संदेश साफ हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ने की रणनीति एनडीए के काम आई। प्रधानमंत्री की निजी लोकप्रियता की वजह से स्थानीय मुद्दे और असंतोष एक हद से आगे नहीं जा सके, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी वोट इस बार बीजेपी से कुछ खिसक गए। 47 दलित सीटों में 26 पर इंडिया आगे रहा, जबकि इनमें 17 एनडीए को मिली। लेकिन बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन को करीब से देखें तो इसका ठीक राज ज्यादातर यूपी में फुटता दिख रहा है। अकेले वहीं बीजेपी को 26 सीटों का नुकसान हुआ। दूसरी चोट उसे बंगाल से मिली, जहां उसकी 7 सीटें घट गईं। लेकिन इन झटकों के अलावा बीजेपी कई नए इलाकों में पसरी भी है। केरल में पहली बार बीजेपी को 1 सीट मिली। सुरेश गोपी ने ये जीत हासिल की। आंध्रा और तेलंगाना में उसने अपनी सीटें बढ़ाई। बेशक कर्नाटक में उसे कुछ नुकसान हुआ। इसी तरह ओडिशा में उसने शानदार प्रदर्शन किया। उड़ीसा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उसकी सीटें जो बीजेपी खुद सोच रही थी लोकसभा में, उससे ज्यादा सीटें उसको आ रही है। आंध्र प्रदेश में नायडू के साथ अब वहां पर वो गवर्नमेंट का पार्ट होंगे, जहां बीजेपी की मौजूदगी कभी कोई खास थी नहीं। इसलिए ये 2 नए इलाके थे, इन्होंने चुने थे। इनको मालूम था कि हम जहां पीक कर चुके हैं वहां सीटें कम हो सकती हैं, बढ़ेंगी नहीं। तो सीटों को हम कहां से लेकर के आए, ये इसमें देखने की बात थी। यानी बहुमत से दूर रहने के बावजूद बीजेपी का विस्तार हुआ है और इससे वो कुछ सांत्वना हासिल कर सकती है।